दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। इसी मोटिवेशन के साथ आज हम सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। प्रश्नोत्तरी की महत्वपूर्ण श्रृंखला में मैं आपके लिए नवीन प्रश्न लेकर आ रहा हूं और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी के प्रश्न समाहित किए हैं। यदि आप इनसे संबंधित थ्योरी चाहते हैं, ये प्रश्न चाहते हैं लिखित में, तो आप प्रज्ञा पुस्तक चलती है, प्रज्ञा एनसीईआरटी सार संग्रह के नाम से दृष्टि पब्लिकेशन जयपुर से प्रकाशित है। वॉल्यूम 3 है, वो उस पर लिखा नहीं है 3rd वॉल्यूम, लेकिन मेरी पार्ट 2 में और चलती है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 उन पर लिखा हुआ है। प्रज्ञा वॉल्यूम 1 में डिस्क्रिप्टिव है, वॉल्यूम 2 में केवल आए हुए प्रश्न ऑब्जेक्टिव है और मॉडल पेपर है, और वॉल्यूम 3 में एनसीईआरटी सार संग्रह है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह में जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। यदि वो आपको चाहिए, और उसमें और भी बहुत सारे तथ्य हैं, यदि वो आपको चाहिए पुस्तक तो वो मार्केट में भी उपलब्ध है और आप उसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं घर बैठे। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले वीडियो में लिंक दिया, मोबाइल नंबर दिया था। आज इस वीडियो में मैं पुनः उसके मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप उस पर कांटेक्ट करें और उनसे बात करें, उनको बोले कि और एड्रेस भेजें, आपके पास पुस्तक घर बैठे पहुंच जाएगी। तो आज के सेशन का हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। इससे पहले एक बात और कि रीट भर्ती परीक्षा जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगस्त में संभावना है, अब तो लोग चैनल पर आकर के बताने लगे। उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था, आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद तो लोग अब कह रहे हैं कि अगस्त में है, जुलाई में भी हो जाएगी। बाकी इतनी जल्दी परीक्षा नहीं होगी। अगस्त आप मानकर तैयारी करें, और आप अगस्त लास्ट मानकर या अक्टूबर दीपावली के आसपास आपकी परीक्षा हो सकती है। तो आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें और अपनी गति भी बढ़ा दें। इसके बाद दूसरी बात, जो वीडियो आप देखते हैं रोज़ाना, प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर करें और लाइक करें वीडियो को। आप लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो में व्यू हो जाते हैं 100-150 और उस पर लाइक आते हैं 5-7। तो आप लाइक ज़रूर करिए यदि आपको पसंद आते हैं तो, नहीं तो डिसलाइक कर दें पसंद नहीं आते तो। हम नवीन प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं, इससे हमको ऊर्जा मिलती है। बाकी तो हम आपसे क्या मांग रहे हैं, इसमें कोई एक कमाई का कोई जरिया नहीं है, ये केवल और केवल आपसे जुड़ाव और जो है प्रसिद्धि मिलती है। बाकी हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, आपके हितों में हम कार्यरत रहते हैं। तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अब हम प्रारंभ करते हैं आज के सेशन का। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिंतन, आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है चिंतन। साथियों, मैंने सारे क्वेश्चन चिंतन के लिए हैं, तो चिंतन की विशेषता में शामिल नहीं किया जा सकता। यानी निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन की विशेषता में शामिल नहीं है, अर्थात चिंतन की कौन सी विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, चिंतन की शुरुआत किसी न किसी समस्या से होती है। दूसरा ऑप्शन है, चिंतन प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। प्रतीकात्मक स्वरूप, सिंबॉलिक स्वरूप का विचारात्मक प्रक्रिया, यानी जो सिंबल बनते हैं उस संबंध में विचार आते हैं, ऐसी प्रक्रिया है। चिंतन में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। और चौथा ऑप्शन है, चिंतन में एक विशेष मानसिक वृत्ति होती है। देखो, यहाँ पर चिंतन के संबंध में कौन सा कथन शामिल नहीं है विशेषता में, वो हमको बताना है। आप उत्तर सोच लो। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी। ये पूछ रहा है कौन सा शामिल नहीं है, तो चिंतन की विशेषता तीनों है, केवल सी नहीं है। चिंतन में व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन होता है। मित्रों, चिंतन करने से व्यवहार परिवर्तन नहीं होता, लर्निंग करने से व्यवहार परिवर्तन होता है, सीखने से व्यवहार परिवर्तन होता है। चिंतन जब व्यक्ति करता है तो व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता। चिंतन की शुरुआत, पहला ऑप्शन जो दे रखा है, चिंतन की शुरुआत किसी न किसी समस्या से होती है। देखो, चिंतन की मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, चिंतन जब भी होगा तो कोई उसकी शुरुआत कैसे होगी, कोई न कोई प्रॉब्लम होगी, उस समस्या से चिंतन की शुरुआत होती है। ये बिल्कुल राइट है। इसके बाद दूसरा है, चिंतन प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। प्रतीकात्मक स्वरूप, जो सिंबल बनते हैं मस्तिष्क में, उसके संबंध में विचार आते हैं, इसलिए कहा है चिंतन प्रतीकात्मक स्वरूप की विचारात्मक प्रक्रिया है। ये भी राइट है।
पहला भी राइट है। अब आता है डी ऑप्शन, चिंतन में एक विशेष मानसिक वृत्ति होती है, बिल्कुल होती है। चिंतन में विशेष मानसिक वृत्ति, जो मानसिक वृत्ति, मानसिक जो विचार होते हैं, जिस भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के संबंध में जो विचार बनते हैं, तो एक मानसिक वृत्ति होती है चिंतन में, ये बिल्कुल कथन सत्य है। तो तीनों विशेषता हैं। इसके साथ साथ मैं चिंतन की और विशेषता आपको बताता हूँ कि चिंतन में प्रतीक होते हैं, सिंबल, प्रतिमा बनती है, इमेज बनती है, आदि का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। यानी चिंतन प्रतीकों, प्रतिमाओं आदि का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। अब चिंतन कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है ऐसा थोड़ी पता पड़ता है, ऐसा हम जान नहीं सकते। ऐसा जान लेते तो फिर पता नहीं हम क्या कर लेते। तो चिंतन कौन व्यक्ति कैसा कर रहा है, क्या सोच रहा है, इस बारे में हम देख नहीं सकते, पता नहीं लगा सकते। इसलिए चिंतन कैसा व्यवहार हो जाएगा, अप्रकट व्यवहार। एक विशेषता महत्वपूर्ण हो जाएगी, चिंतन कैसा व्यवहार है, अप्रकट व्यवहार है। दूसरा, चिंतन मध्यस्थ प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, मध्यस्थ। और भी कथन आ सकते हैं ना। तो चिंतन मध्यस्थ प्रक्रिया। अब कैसी मध्यस्थ प्रक्रिया है, किसकी मध्यस्थ प्रक्रिया है, प्रॉब्लम की और समस्या के समाधान होने के बीच की प्रक्रिया क्या है, चिंतन है, थिंकिंग है। तो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बारे में जो विचार आते हैं, उस समस्या का समाधान करते हैं, तो उस संबंध में जो चिंतन कर रहे हैं उसे क्या है, मध्यस्थ प्रक्रिया कहा। एक विद्वान हुए विटेकर, विटेकर ने चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार कहा कि चिंतन क्या है, समस्या समाधान व्यवहार। इस प्रकार चिंतन की कौन सी विशेषता शामिल नहीं, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी। दूसरा क्वेश्चन, रमेश सुशील को पति के पिता का बेटा है। रमेश सुशील के पति के, सुशीला है, यहाँ पर हो जाएगा रमेश सुशीला के, ये के हो जाएगा। रमेश सुशीला के पति के पिता का बेटा है, सुशीला के पति के पिता का बेटा है, तो रमेश सुशील का क्या लगेगा। इसमें जो चिंतन होगा वह कौन से चिंतन का उदाहरण होगा, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, इनमें से कोई नहीं, बताएं आप। रमेश सुशीला के पति के पिता का बेटा है, तो रमेश सुशील का क्या लगेगा, इस चिंतन में कौन सा चिंतन होगा, कौन सा चिंतन के अंतर्गत ही उत्तर दोगे आप कौन सा चिंतन कर रहे हो अब इस समय। बिल्कुल, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अभिसारी चिंतन। कौन सा चिंतन होगा, अभिसारी चिंतन। अब अभिसारी चिंतन किसे कहते हैं, जब व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर चिंतन करता है, तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। तो यहाँ पर तथ्य दिए हुए हैं, तथ्यों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष की ओर बढ़ता है, ऐसा चिंतन अभिसारी चिंतन कहलाता है। और अभिसारी चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। सृजनात्मक चिंतन क्यों नहीं है, क्योंकि सृजनात्मक चिंतन में निश्चित फिक्स नहीं होता, निश्चित तथ्य नहीं होते। जब तक व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य नहीं जोड़ता, तब तक उस समस्या का समाधान नहीं होता। ऐसे चिंतन को क्या कहेंगे, सृजनात्मक चिंतन कहेंगे। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि कुर्सी, एक सिंपल कुर्सी है, उस कुर्सी में ऐसा क्या किया जाए कि ये और आरामदायक हो जाए, तो इसमें बहुत सारे विचार उत्पन्न होंगे। आप कहोगे सर इसमें सोफ़ा लगा दो, सर इसमें पीछे गद्दी लगा देंगे, ऐसा कर देंगे। तो अनेक विचार उत्पन्न होने की जो क्षमता होती है वो सृजनात्मक चिंतन में होती है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, जो है हमारा अभिसारी चिंतन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे चिंतन का तत्व नहीं माना जा सकता, यानी चिंतन का कौन सा तत्व नहीं है, मानसिक प्रतिमा, संप्रत्यय और प्रतिज्ञाप्ति और प्रोटोटाइप। बताइए आप, निम्नलिखित में से किसी चिंतन का तत्व नहीं माना जा सकता, मानसिक प्रतिमा, संप्रत्यय, प्रतिज्ञाप्ति और प्रोटोटाइप। आंसर सोच लिया होगा आपने, बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रोटोटाइप। राइट आंसर क्या, नहीं माना जा सकता। यानी चिंतन के 3 तत्व यहाँ पर दिए गए हैं, और भी तत्व होते हैं। यहाँ पर 3 तत्व, मानसिक प्रतिमा, इमेज बनेगी, कंसेप्ट, संप्रत्यय होगा और प्रतिज्ञाप्ति होगी। यहाँ पर प्रोटोटाइप को चिंतन का तत्व नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता, और कौन से तत्व होते हैं देखते हैं। मित्रों, चिंतन में
पहला तो मानसिक प्रतिमा होगी, मेंटल इमेज होगी, दूसरा संप्रत्यय होगा, उस संबंध में कंसेप्ट विचार बनेंगे, और तीसरा होता है प्रतिज्ञाप्ति। अब इस प्रतिज्ञाप्ति को प्रोपोजिशन कहते हैं। प्रोपोजिशन क्या होता है, प्रतिज्ञाप्ति क्या होती है, एक संप्रत्यय को दूसरे संप्रत्यय से जोड़ना, एक संप्रत्यय को दूसरे संप्रत्यय से तथा संप्रत्यय की एक विशेषता को दूसरी विशेषता से कनेक्ट करना प्रीपोजिशन कहलाती, प्रतिज्ञाप्ति कहलाती। कोई भी जिस बारे में हम विचार कर रहे हैं तो एक संप्रत्यय है कि ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, उस दूसरे से कनेक्ट करना वो प्रतिज्ञाप्ति होती है। तो प्रतिज्ञाप्ति प्रपोजिशन भी इसका तत्व होता है। इसके अलावा जो है चिंतन के तत्व में जो है कई विद्वान निर्णयन को, तर्कना को भी चिंतन का तत्व मानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब इस संबंध में एक शब्द और है प्रोटोटाइप, इसको और मैं समझा देता हूँ। प्रोटोटाइप क्या है, प्रोटोटाइप क्या होता है कि कंसेप्ट जो होते हैं ना, संप्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ये संप्रत्यय कितने प्रकार के होंगे, दो। एक होगा स्वाभाविक संप्रत्यय और एक होता है जिसे हम कृत्रिम या तार्किक संप्रत्यय कहते हैं। तो तार्किक संप्रत्यय और एक स्वाभाविक संप्रत्यय। तो स्वाभाविक संप्रत्यय के जो भी उदाहरण होंगे ना वो क्या कहलाएंगे, प्रोटोटाइप कहलाता है। स्वाभाविक संप्रत्यय के उदाहरणों को प्रोटोटाइप कहा जाता है। तो संप्रत्यय के उदाहरणों को प्रोटोटाइप कहा जाता है, जबकि कंसेप्ट अलग है और प्रोटोटाइप अलग है। उदाहरणों को प्रोटोटाइप कहते हैं जो कि चिंतन का तत्व नहीं माना जाता है। अभी इसकी व्याख्या और भी विस्तार से अगले क्वेश्चन में आएगी। फल संप्रत्यय का एक उदाहरण है। जो फल है ना, फल, ये संप्रत्यय कौन से कंसेप्ट का उदाहरण है। अब मैंने संप्रत्यय आपको पिछले प्रश्न में समझाई दिए। संप्रत्यय दो होंगे, एक स्वाभाविक संप्रत्यय, एक तार्किक संप्रत्यय। तो यहाँ पर स्वाभाविक संप्रत्यय का उदाहरण है, संयोजन संप्रत्यय का, तार्किक संप्रत्यय का, इनमें से कोई नहीं। बताएं आप, फल जो है, फल फ्रूट्स कौन से संप्रत्यय का उदाहरण होगा। बिल्कुल आपने सोच लिया होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वाभाविक संप्रत्यय। फल जो है उस स्वाभाविक संप्रत्यय का उदाहरण होगा। मित्रों, संप्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है तार्किक संप्रत्यय और दूसरा स्वाभाविक संप्रत्यय। अब मैं पहले तार्किक संप्रत्यय को समझाता हूँ। तार्किक संप्रत्यय क्या होता है, ऐसा संप्रत्यय जिसके निश्चित नियम और पारिभाषिक विशेषताएं होती है। जैसे किसी आकृति को त्रिभुज तभी कहा जाएगा जब उसकी तीन भुजा हो और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो यहाँ पर इसकी निश्चित पारिभाषिक विशेषता हो गई, इसलिए कैसा संप्रत्यय है ये, तार्किक संप्रत्यय है। जबकि स्वाभाविक जो संप्रत्यय होगा, स्वाभाविक संप्रत्यय में किसी की निश्चित पारिभाषिक विशेषता नहीं होती, उसको निश्चित विशेषताओं में नहीं बांध सकते, निश्चित पारिभाषिक विशेषता में स्पष्ट नहीं कर सकते। जैसे फल, अब फल की एक विशेषता नहीं, बहुत सारी है। फल में केला, संतरा, अंगूर आदि भी आते हैं और उनके अलग अलग विशेषताएं होती है। तो इसको निश्चित पारिभाषिक विशेषता में नहीं बांध सकते, इसलिए फल कैसा संप्रत्यय हो जाएगा, स्वाभाविक संप्रत्यय का उदाहरण होगा। ठीक है, और ये जो स्वाभाविक संप्रत्यय के जितने भी उदाहरण हैं, इन उदाहरणों को ही पिछले क्वेश्चन में आया था प्रोटोटाइप, इन्हें क्या कहा जाएगा, प्रोटोटाइप। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समस्या समाधान व्यवहार के तीन महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, निम्नलिखित में से किसे उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। समस्या समाधान व्यवहार के तीन महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर जो होता है उसके तीन महत्वपूर्ण पहलू होते हैं मौलिक, तो उसमें कौन शामिल नहीं है, तीन पहलू है, मौलिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, प्रोटोटाइप और नियम अवस्था। अब प्रोटोटाइप तो आप समझ ही गए, इसीलिए आप आंसर इसका दे सकते हैं बिल्कुल। तो आपका जो आंसर होगा प्रोटोटाइप, क्योंकि प्रोटोटाइप स्वाभाविक संप्रत्यय के उदाहरणों को प्रोटोटाइप कहते हैं। तो मित्रों, समस्या समाधान जो व्यवहार व्यक्ति करता है, प्रॉब्लम आने पर जो व्यवहार करता है, उसके तीन पहलू होते हैं, एक मौलिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था और तीसरा नियम अवस्था। अब मौलिक अवस्था, एक विद्वान हुए मैटलिन, कौन हुए, मैटलिन। मित्रों, मैटलिन जो विद्वान है, इन्होंने 1983 में, कब, 1983 में मैटलिन ने समस्या समाधान व्यवहार के तीन महत्वपूर्ण पहलू बताए, जिसमें पहला पहलू बताया मौलिक अवस्था। पहला पहलू कौन सा बताया, मौलिक अवस्था।
मौलिक अवस्था का मतलब होता है कि जो समस्या के सामने आने पर प्रारंभ होता है। समस्या आई तब व्यक्ति जो चिंतन करता है वो पहलू कौन सा होगा? मौलिक अवस्था। जो चिंतन प्रारंभ होता है वो उसे मौलिक अवस्था कहते हैं। दूसरी जो अवस्था है लक्ष्य अवस्था, इसका तात्पर्य होता है कि उस अवस्था से होता है कि जो लक्ष्य पर पहुंचने अर्थात समस्या के समाधान होने के बाद उत्पन्न होती है, उसे लक्ष्य अवस्था कहते हैं। यानी समस्या जो टारगेट करके चलता है ना, उसे लक्ष्य अवस्था कहेंगे। और तीसरा है नियम। नियम अवस्था का मतलब होता है कि इसमें समस्या के समाधान में किन किन कार्य विधि का उपयोग करेगा व्यक्ति, कौन कौन से तरीकों को अपनाएगा, वो उसके क्या कहलाएगी? नियम अवस्था। इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए नदी है और नदी के उस पार आपका भाई है और आपको भाई से मिलने जाना है। तो अब नदी को कैसे पार करोगे जो भाई से मिल सको? इस समय जो लक्ष्य अवस्था होगी, जो सबसे पहले अवस्था होगी समस्या समाधान। तो समस्या का समाधान की जो पहली अवस्था है वो है मौलिक अवस्था। मौलिक अवस्था में आपका भाई नदी के उस पार है और आप वहाँ जाना है, तो ये मौलिक अवस्था है। लक्ष्य अवस्था जो होगी, मैं इसमें उल्टा बोल गया, जो मौलिक अवस्था होगी, मौलिक अवस्था में हम नदी के इस पार हैं और हमें उस पार जाना है, ये हमारी मौलिक अवस्था है जो प्रॉब्लम है। अब जो लक्ष्य अवस्था है वो क्या है कि हमें भाई के पास जाना है और भाई से मिलना है। ये हमारी कौन सी अवस्था हो गई? ये हमारी हो गई जो है लक्ष्य अवस्था। और जो नदी पार करने के लिए जो हम जो तरीके अपनाएंगे, जैसे मान लो मोटर से या नाव से जाएंगे या तैर कर जाएंगे, जो भी तरीके अपनाएंगे वो कौन सी अवस्था होगी? वो होगी नियम अवस्था। इस प्रकार मैटलिन ने समस्या समाधान व्यवहार जब भी व्यक्ति अपनाता है तो उसके 3 महत्वपूर्ण पहलू बताए जो आपके सामने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डंकर का शोध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखो मित्रों, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप जो घिसे पिटे प्रश्न पढ़ते हो ना, इनसे ये दिन रात का अंतर है। तो आप खुद भी पढ़ें, अपने मित्रों को पढ़ाएं, और इससे संबंधित आपको जो डिटेल चाहिए, जो मैं बोल रहा हूँ थ्योरी चाहिए, तो आप प्रज्ञा पुस्तक खरीद सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दे दूंगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकर का शोध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक विद्वान है डंकर। डंकर जो विद्वान है, इसका शोध किससे संबंधित है? कार्यात्मक अटलता से, मानसिक वृत्ति से, उद्भवन से, या विक्षिप्तीकरण से? देखो विक्षिप्तीकरण तो आपको पता है पागलपन है, तो डंकर का शोध किससे संबंधित है? आपने आंसर सोच लिया होगा। डंकर का शोध जो है मित्रों कार्यात्मक अटलता से है। तो आप अपने प्रश्नों की जांच किया करो कि मैं जो 10 प्रश्न करवाता हूं उन 10 प्रश्नों में आपके कितने सही होते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आज के सेशन में आपके 10 क्वेश्चन में कितने आंसर राइट हुए, ईमानदारी से बताएं। तो यहाँ पर कार्यात्मक अटलता से डंकर शोध का संबंध, डंकर का शोध था वो कार्यात्मक अटलता से संबंधित था। अब ये डंकर का शोध कार्यात्मक अटलता का मतलब क्या है कि जब किसी वस्तु की एक विशेषता या उपयोगिता के बारे में जो अटल विचार हम बना लेते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, जो मजबूत होते हैं कि ऐसा ही हम करेंगे, जिसके कारण व्यक्ति उस वस्तु का उपयोग दूसरे ढंग से नहीं कर पाता। एक वस्तु के बारे में गहनता से उसी संबंध में फिक्स विचार बना लेना, वो अटलता होती है। इस संबंध में जो शोध किए वो डंकर ने किए। तो ये भी चिंतन संबंधित क्वेश्चन था। तो डंकर का शोध था कार्यात्मक अटलता से संबंधित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निर्णयन प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है? देखो हमने कहा था चिंतन का था, तो निर्णयन भी कुछ विद्वान मानते हैं। तो निर्णयन प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है, यानी जो निर्णय की प्रक्रिया है, डिसीजन, तो ऐसी प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं? ऐसी प्रक्रिया में व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं, ये नहीं है, इसका ध्यान रखना। ऐसी प्रक्रिया में उपलब्ध सूचनाओं अनिश्चितता होती है। ऐसी जो प्रक्रिया होती है चिंतन की, उसमें जो उपलब्ध सूचनाएं हैं उनकी अनिश्चितता होती है। ऐसी प्रक्रिया समस्या समाधान के समान होती है और ऐसी प्रक्रिया में स्पष्ट नियम होते हैं। निर्णय जो प्रोसेस है उसमें कौन शामिल नहीं है, ऐसा सवाल है हमारा कि निर्णय प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? ऐसी प्रक्रिया के कोई निश्चित स्पष्ट नियम नहीं होते। ये हमारा गलत कथन है। तो यहाँ पर शामिल नहीं है में कौन है? ऐसी प्रक्रिया के स्पष्ट नियम होते हैं। अब देखो मित्रों, निर्णय प्रक्रिया में
व्यक्ति के सामने कई विकल्प होती है, बिल्कुल सही है। जब डिसीजन लेगा व्यक्ति ऐसा करोगे, जिस मान कपड़े खरीदेगा, आप सामान्य उदाहरण लो, तो आप डिसीजन करते हो कि मैं ये ड्रेस लूँ कि ये एक लेनी है आपको, तो उस समय भी निर्णय करते हो आप। तो यहाँ पर कई विकल्प होते हैं, तो कई विकल्पों में चुनाव करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसी प्रक्रिया में उपलब्ध सूचनाओं की अनिश्चितता होती है। सूचना एक नहीं होती, बहुत सारी होती है, बहुत सारे कपड़े होते हैं, अनिश्चितता होती है। ऐसी प्रक्रिया समस्या समाधान के समान होती है, बिल्कुल। ऐसी जो प्रोसेस होती है निर्णय की, वो समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा। निर्णय जो होगा वो एक तरह समस्या समाधान ही तो है। तो निर्णय प्रक्रिया में ये सभी तत्व शामिल होते हैं। यानी कि निर्णय प्रक्रिया में व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं, जिनमें से उसे किसी एक को चुनना होता है। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? निर्णय कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस तर्कणा में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है? यानी तर्कणा, कौन सी तर्कणा का यूज करेगा व्यक्ति? जिसके आधार पर निश्चित पहले से ज्ञात नियम, जिसको पहले जानता है, उन नियमों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष की ओर बढ़ता है व्यक्ति। तो ऐसी तर्कणा को क्या कहा जाता है? निगमनात्मक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा, आलोचनात्मक तर्कणा, सादृश्यवाची तर्कणा। किसी तर्कणा में या किस तर्कणा में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष की ओर बढ़ता है? तो यहां पर आपका आंसर होगा निगमनात्मक तर्कणा। निगमनात्मक तर्कणा क्या होती है कि जब व्यक्ति न्याय वाक्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है, ज्ञात नियमों तथ्यों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष की ओर बढ़ता है, साथियों उसे निगमनात्मक तर्कणा कहा जाता है। और निगमनात्मक तर्कणा में व्यक्ति इस प्रकार का डिसीजन करता है, जैसे मान लो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। ये कैसी तर्कणा है? निगमनात्मक तर्कणा। क्योंकि ज्ञात नियम है कि जहाँ जहाँ धुआं आएगी वहाँ पर निश्चित रूप से आग होगी। सभी मनुष्य मरणशील है, यानी कि सभी मनुष्य मरणशील है, यानी ज्ञात नियम है कि एक निश्चित आयु के बाद व्यक्ति मर जाते हैं। तो ज्ञात नियम और तथ्यों के आधार पर हम ये बहुत सारे हम परिवेश में देखते हैं चीज़ें, इस कारण से हम निश्चित तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये कैसी तर्कणा होगी? निगमनात्मक तर्कणा कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिंतन में सृजनात्मकता का अंश सबसे अधिक होता है? यानी ऐसा कौन सा चिंतन का भाग है, कौन सी तर्कणा है जिसमें क्रिएटिविटी अधिक होती है? आगमनात्मक तर्कणा, आलोचनात्मक तर्कणा, सादृश्यवाची तर्कणा, निगमनात्मक तर्कणा। तो देखो, निगमनात्मक तर्कणा तो मैंने आपको समझा दिया कि ज्ञात नियम और तथ्यों के आधार पर जब व्यक्ति निश्चित निष्कर्ष की ओर बढ़ता है तो कौन सी तर्कणा होगी? निगमनात्मक तर्कणा। तो यहाँ पर आगमनात्मक तर्कणा जो है वो आपका राइट आंसर होगा कि जब तक व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य नहीं जोड़ता तब तक उस समस्या का समाधान नहीं होता। तो ऐसी चिंतन को आगमनात्मक चिंतन और इस प्रकार की तर्कणा को आगमनात्मक तर्कणा कहा जाता है। तो निगमनात्मक तर्कणा में तो फिक्स नियम और तथ्य होते हैं, उसके आधार पर निष्कर्ष होगा। लेकिन आगमनात्मक तर्कणा में जब तक अपनी ओर से कोई नए विचार उत्पन्न नहीं करेगा बालक, तब तक उस समस्या का समाधान नहीं होगा। और आलोचनात्मक तर्कणा में गुण दोषों की परख करके व्यक्ति डिसीजन लेता है। तो ऐसी तर्कणा आलोचनात्मक तर्कणा कहलाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आगमनात्मक तर्कणा। इसमें सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। जैसे मान लो कलम के 2 असाधारण उपयोग बताओ आप। कलम, तो साधारण उपयोग तो सब जानते हैं, साधारण उपयोग तो कलम लिखने के काम आती है। असाधारण उपयोग कैसे होगा? कलम का यदि लेखनी के संबंध में आए तो कलम भाषा के लिखित अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, ये असाधारण उपयोग है। दूसरा, कलम जो है बालों में डालने के भी काम में ले सकते हैं, कलम से हम जो है पिंच भी कर सकते हैं। इस प्रकार नए नए तरीके सोचना, तो ये इसमें क्रिएटिविटी का गुण अधिक होता है। तर्कणा कौन सी होगी? आगमनात्मक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सृजनात्मक चिंतन की निम्नलिखित अवस्थाओं पर ध्यान दें। सृजनात्मक चिंतन की निम्नलिखित अवस्थाओं पर ध्यान दें। सृजनात्मक क्रिएटिविटी का जो चिंतन होता है उसमें निम्नलिखित अवस्थाएं हैं। ये आपने पहली बार सुन रहे हैं। उद्भवन की अवस्था, तैयारी की अवस्था, प्रबोधन की अवस्था और सत्यापन की अवस्था, 4 अवस्थाएं हैं। अब इनका सही क्रम बताइए कि पहले कौन सी होती क्रिएटिविटी में, कौन सी अवस्था आती, फिर कौन सी आती है, उसके बाद कौन सी आती है। एक बार सोच ले आराम से और फिर आंसर दे। सृजनात्मक चिंतन की निम्नलिखित में से अवस्थाओं पर ध्यान दें।
उद्भवन की अवस्था, तैयारी की अवस्था, प्रबोधन की अवस्था और सत्यापन की अवस्था, कौन सी अवस्था जो है पहले आएगी, फिर उसके बाद कौन सी अवस्था आएगी? राइट आंसर ए बी सी डी कौन सा है? बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ए। देखो, सबसे पहले तैयारी की अवस्था आती नंबर 1, दूसरी अवस्था 1 नंबर यानी कि उद्भवन की अवस्था नंबर 2, तीसरी जो अवस्था है वो है 3 नंबर और फिर ये 4 नंबर। यानी कि सबसे पहले तैयारी की अवस्था 2, तैयारी की अवस्था, फिर दूसरी अवस्था उद्भवन की अवस्था, फिर प्रबोधन की अवस्था और चौथी सत्यापन की अवस्था। मित्रों, सृजनात्मक चिंतन की 4 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 4। ये जो आपके सामने है, अब इनमें होता क्या है थोड़ा थोड़ा मैं ये और स्पष्ट कर देता हूँ। जो तैयारी की अवस्था है, इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है कि जो समस्या आई उस समस्या की खोज करता है, ये समस्या आई किस कारण से, फिर खोज करने के बाद वो क्या करता है, उससे संबंधित तथ्यों और आंकड़ों को इकट्ठा करता है। ये कहलाएगी आपकी तैयारी की अवस्था। दूसरी अवस्था जो है वो है उद्भवन की अवस्था। उद्भवन की अवस्था में जब व्यक्ति प्रयास करता है समस्या के समाधान का, तो समस्या का समाधान मान लो नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्टेज में उससे आकर के वो प्रत्यक्ष रूप से चिंतन उस बारे में छोड़ देता है। यानी वो जो प्रत्यक्ष चिंतन है उसके बारे में चिंतन करना छोड़ देता है, चेतन रूप में चिंतन करना छोड़ देता है, जिसे एक तरह की विश्राम अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को क्या नाम दिया? उद्भवन की अवस्था। तीसरी जो अवस्था आती है वो है प्रबोधन की अवस्था। प्रबोधन की जो अवस्था है, इस अवस्था में व्यक्ति के दिमाग में अचानक समस्या का समाधान निकल के आता है। यानी प्रबोधन की अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें समस्या का समाधान अचानक प्राप्त होता है और व्यक्ति प्रसन्नता और उल्लास से भर जाता है। ठीक है, तो इस अवस्था को क्या कहेंगे? प्रबोधन की अवस्था। प्रबोध, जग जाना, समस्या का समाधान मिल जाना, प्रबोधन की अवस्था। और चौथी अवस्था कहलाएगी सत्यापन की अवस्था। सत्यापन की अवस्था कह दो या मूल्यांकन की अवस्था कह दो, इसमें व्यक्ति ये जांच करता है कि समस्या का जो समाधान किया है वह समस्या का समाधान संतोषप्रद है या नहीं, तो इसकी जांच करता है और सत्यापन करता है उस बात का कि हमने जो हल निकाला है वो सही है या नहीं है। ये सत्यापन की अवस्था है। मूल्यांकन की अवस्था स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन की स्टेज कहलाती है। तो इस प्रकार आज के सेशन में हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और सारे प्रश्न आज चिंतन से संबंधित थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए प्रश्नों के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। डेली 10 क्वेश्चन हम हल करते हैं। आज का जो वीडियो है ये किसी कारणवश 8 बजे अपलोड नहीं हो पाया, ये करीब 9 बजे अपलोड होगा। तो आप सभी साथी मैं पुनः निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।